तो कहानी मतलब मोटी मोटी ऐसी है कि एक महिला है नैन्सी, उसकी हाल ही में फिलिप से शादी हुई है और वो उत्तराखंड की एक सुनसान पहाड़ी जगह पर रहने आई है। ठीक है। वो अपने पहले पति के बुरे अनुभवों से मतलब उभरने की कोशिश कर रही है। एक नई शुरुआत। हाँ, एक नई शुरुआत। तो एक शाम उसे अपने घर के पास बर्फ का एक अजीब सा पुतला दिखाई देता है। ओके। और उस पुतले का एक हाथ सीधा घर की तरफ उठा हुआ है। और यहीं से बेचैनी शुरू होती है ना। बिल्कुल। नैन्सी को वो पुतला किसी दबी हुई भूली हुई याद की तरह लगता है। अगली सुबह वो पुतला बिना किसी पैरों के निशान के घर के और भी करीब आ जाता है। बिना निशान के? ये तो काफी डरावना है। हाँ। तो नैन्सी के जोर देने पर फिलिप कुल्हाड़ी से उसे तोड़ देता है। लेकिन उस टूटे हुए पुतले के अंदर से उसे एक पाइप मिलता है। एक पाइप? और मुझे लगता है यही कहानी का टर्निंग पॉइंट है। सही कहा। नैन्सी उस पाइप को पहचान लेती है, वो उसके पहले पति का था। ओहो। तब वो फिलिप के सामने एक भयानक राज खोलती है। और वो राज क्या था? कि उसने 1 साल पहले स्विट्जरलैंड में पहाड़ चढ़ते समय अपने पहले पति की रस्सी काट दी थी। क्या? हाँ, जिससे उसकी मौत हो गई और सबने उसे एक हादसा माना। ये तो बहुत बहुत बड़ा खुलासा है। तो फिलिप उस पाइप को आग में फेंक देता है? हाँ, जैसे वो अतीत को जला रहा हो। ये सोच करके चलो अब सब खत्म। हाँ, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अच्छा। उसी शाम जब नैन्सी बाहर देखती है तो वो बर्फ का पुतला ठीक उसी जगह पर उसी तरह से दोबारा बन चुका होता है। अरे बाप रे। और कहानी इसी सवाल पर खत्म होती है कि बाहर खड़ा वो साया बर्फ का था या कुछ और। वाह, ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। है ना? तो चलिए अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो पहला सोर्स है वो अपराध बोध के मनोविज्ञान के बारे में है। वो इस कहानी पर कैसे लागू होता है? वो बहुत सीधे तौर पर लागू होता है उस सोर्स के हिसाब से। नाउ जब हम किसी गहरे अपराध बोध को या किसी ट्रॉमा को दबाने की कोशिश करते हैं तो हमारा मन उसे किसी बाहरी चीज पर डाल देता है। अच्छा। इसे साइकोलॉजी में प्रोजेक्शन कहते हैं, मतलब प्रक्षेपण। तो इस कहानी में वो बर्फ का पुतला नैन्सी के दबे हुए अपराध बोध का एक फिजिकल रूप है? बिल्कुल। वो सिर्फ बर्फ का ढेर नहीं है, वो उसका अपना डर है जिसे उसने कह सकते हैं कि खुद ही आकार दिया है। ये तो बहुत दिलचस्प है। तो मतलब सोर्स ये कह रहा है कि स्नोमैन का वो झुका हुआ सिर या घर की ओर उठा हुआ हाथ, ये सब कोई संयोग नहीं है। कोई संयोग नहीं, ये नैन्सी के अवचेतन मन का खेल है। वो उसे उस घटना की याद दिला रहा है जिसे वो भूलना चाहती है। शायद उसके पति के गिरने का वो आखिरी दृश्य हो सकता है। हमारा दिमाग हमें उन सच्चाइयों का सामना करने पर मजबूर करता है जिनसे हम भाग रहे होते हैं। बिल्कुल। और ये प्रोजेक्शन तब तक काम करता है जब तक कोई ठोस चीज उसे तोड़ ना दे। और कहानी में वो ठोस चीज है पाइप। सही। जब तक वो स्नोमैन सिर्फ एक आकार था, वो उसे किसी की शरारत मान सकते थे। हाँ, अनदेखा कर सकते थे। लेकिन पाइप तो एक असली भौतिक सबूत है। हाँ। अतीत का एक टुकड़ा जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो पाइप के मिलते ही वो प्रोजेक्शन का पर्दा गिर जाता है और कठोर असलियत सामने आ जाती है। ये वो पल है जब नैन्सी को मानना पड़ता है कि ये सिर्फ उसके मन का वहम नहीं है, ये उस हकीकत से जुड़ा है जिसे उसने 1 साल पहले बर्फ में दफन किया था। तो अपराध बोध अब सिर्फ एक भावना नहीं रहा। नहीं, अब वो हाथ में पकड़ी जा सकने वाली चीज बन गया है। सही। और फिलिप का उस पाइप को आग में फेंकना वो भी एक तरह का सिंबल है। हाँ, अतीत से छुटकारा पाने की एक कोशिश, एक प्रतीकात्मक क्रिया कि चलो इस सबूत को खत्म कर देते हैं तो शायद अपराध बोध भी इसके साथ ही जल जाएगा। पर ऐसा होता नहीं होता। और यहीं पर कहानी और ज्यादा डरावनी हो जाती है। सिर्फ मनोविज्ञान से इसे पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। यहीं पर शायद हमारा दूसरा सोर्स काम आता है ना, जो हॉरर कहानियों में इस्तेमाल होने वाले साहित्यिक तरीकों, मतलब ट्रोप्स के बारे में बात करता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। इस कहानी की सेटिंग को ही देखिए। उत्तराखंड का एक सुनसान पहाड़ी इलाका, चारों तरफ बर्फ, कोई पड़ोसी नहीं। ये आइसोलेशन या अलगाव का एक क्लासिक हॉरर ट्रोप है। सोर्स के मुताबिक जब किरदारों को दुनिया से काट दिया जाता है तो उनका बाहरी डर कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि मदद के लिए कोई नहीं होता, और साथ ही उनका जो अंदर का डर है वो भी सतह पर आ जाता है। और ये अलगाव सिर्फ फिजिकल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल भी है। कैसे? नैन्सी अपने राज के साथ अकेली है। बर्फ की वो मोटी चादर जो उस लॉज को बाकी दुनिया से अलग करती है, वो ठीक उसी तरह है जैसे नैन्सी के रहस्य ने उसे एक मानसिक जेल में बंद कर दिया है? वो है द अनकैनी।
द अनकैनी। अद्भुत भय। हाँ, जिसे सिगमंड फ्राइड ने पॉपुलर किया था। इसका मतलब है किसी जानी पहचानी साधारण सी चीज का अचानक अजीब और डरावना बन जाना। जैसे एक स्नोमैन। हाँ, एक स्नोमैन क्या होता है? बच्चों के खेलने की चीज, खुशी का प्रतीक। लेकिन इस कहानी में लेखक ने उसी परिचित चीज को एक भयानक रूप दे दिया है। वो अपनी जगह बदलता है, घर की ओर इशारा करता है और बिना किसी मदद के दोबारा बन जाता है। यही तो अनकैनी है। हाँ। जब आपका दिमाग कहता है कि ये तो बस एक स्नोमैन है, लेकिन आपकी आंखें कुछ ऐसा देखती हैं जो नामुमकिन है। ये जो विरोधाभास है ना, यही असली डर पैदा करता है। और फिलिप का उसे कुल्हाड़ी से तोड़ना भी एक क्लासिक ट्रोप है। हॉरर फिल्मों वाला। हाँ, अक्सर किरदार सोचते हैं कि उन्होंने राक्षस को मार दिया, पर वो सिर्फ उसके फिजिकल रूप को नष्ट कर रहे होते हैं, उसकी असली वजह को नहीं। तो यहाँ असली राक्षस बर्फ का पुतला नहीं, बल्कि नैन्सी का अपराध बोध है। और जब तक वो अपराध बोझ जिंदा है, वो पुतला किसी न किसी रूप में वापस आता रहेगा। तो अब तक हमने 2 परतें खोली हैं। एक मनोवैज्ञानिक, जो कहती है कि ये नैन्सी के मन का खेल हो सकता है, और दूसरी साहित्यिक, जो बताती है कि कहानी को डरावना बनाने के लिए किन तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन एक तीसरा सोर्स भी है हमारे पास, जो इसे एक बिल्कुल अलग ही दिशा में ले जाता है। और वो क्या है? वो है पहाड़ी लोक कथाओं और मान्यताओं के बारे में। अच्छा, ये तो बहुत दिलचस्प है। हाँ, इसमें ये विचार दिया गया है कि कुछ जगहों की, खासकर पहाड़ों जैसी प्राचीन और शक्तिशाली जगहों की अपनी एक मेमोरी या याददाश्त होती है। मतलब वहां होने वाली अच्छी बुरी घटनाएं उस जगह की जमीन, हवा और बर्फ में बस जाती हैं। बिल्कुल, प्रकृति सिर्फ एक बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि एक एक्टिव गवाह है। ये एक बहुत ही काव्यात्मक और साथ ही बहुत डरावना विचार है ना? तो इस नजरिए से देखें तो वो स्नोमैन न तो सिर्फ नैन्सी का वहम है और न ही कोई भारी भूत। तो फिर क्या है? वो प्रकृति का ही एक रूप है, जो उस अपराध की याद को जाहिर कर रही है, जो उसी जैसी किसी बर्फीली जगह पर हुआ था। सोचिए, नैन्सी ने अपने पति को एक बर्फीली खाई में दफन किया था, और अब एक दूसरी बर्फीली जगह पर बर्फ खुद उस दबी हुई याद को आकार दे रही है। तो इस लोक कथा के हिसाब से वो पुतला उस मारे गए पति की आत्मा का बदला है, जो प्रकृति के जरिए लौट रही है। पहाड़ ने अन्याय देखा था और अब वो उसे सामने ला रहा है। ये कहानी को एक सुपरनैचुरल मोड़ देता है, जो साइकोलॉजी से भी परे है। हाँ, अब सवाल ये नहीं है कि नैन्सी के मन में क्या चल रहा है, बल्कि ये है कि क्या प्रकृति को याद रहता है। और ये डर को और भी गहरा कर देता है, क्योंकि आप अपने मन से तो शायद लड़ भी लें, लेकिन आप पूरी प्रकृति से कैसे लड़ेंगे? सही कहा। और यही बात कहानी के अंत को इतना शक्तिशाली बनाती है। जब स्नोमैन दोबारा बनता है तो हमारे पास तीनों व्याख्याएं होती हैं, और हम तय नहीं कर पाते कि कौन सी सही है। क्या ये नैन्सी का अपराध बोध है जो इतना हावी हो गया है कि उसे फिर से वहम हो रहा है? ये हुई मनोवैज्ञानिक व्याख्या। या क्या ये कहानी का एक चतुर साहित्यिक मोड़ है जो हमें डराने के लिए बनाया गया है? साहित्यिक व्याख्या। या फिर क्या ये वाकई उस जगह की शक्ति है जो एक भूली हुई आत्मा को न्याय दिलाने के लिए वापस ला रही है? लोक कथा की व्याख्या। और लेखक हमें कोई एक जवाब नहीं देता। ये अस्पष्टता, ये जो अनिश्चितता है, यही डर की असली जड़ है। मतलब अगर हमें पता चल जाए कि ये सिर्फ एक वहम है तो डर कम हो जाएगा। अगर पता चले कि एक भूत है तो हम उसे एक कैटेगरी में डाल देंगे। लेकिन जब हम इन दोनों के बीच में फंसे रहते हैं तो डर असीमित हो जाता है। बिल्कुल। तो जब हम इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं तो एक बहुत साफ तस्वीर उभरती है। हाँ, ये कहानी इसलिए इतनी असरदार है क्योंकि ये कई स्तरों पर काम करती है। ये हमारे अंदर के अपराध बोध के डर को छूती है, हॉरर की जानी मानी तकनीकों का इस्तेमाल करती है, और ये हमें उस प्राचीन आदिम भय की याद दिलाती है कि शायद दुनिया में ऐसी ताकतें हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। और फिर ये सिर्फ नैन्सी की कहानी नहीं रह जाती। सही कहा। ये हर उस इंसान की कहानी बन जाती है जिसने कभी कुछ गलत किया हो और उसे दफनाने की कोशिश की हो। ये कहानी उस सार्वभौमिक डर के बारे में है कि हमारा अतीत कभी मरता नहीं है, वो बस सही मौके का और सही मौसम का इंतजार करता है, जैसे कि बर्फबारी का। बहुत खूब कहा। यह हमें उस अंतिम विचार पे लाता है जिसे मैं श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहती हूँ। हम सभी के जीवन में कुछ ऐसे साये या अतीत के हिस्से होते हैं जिन्हें हम पीछे छोड़ देना चाहते हैं, बर्फ के नीचे दबा देना चाहते हैं। तो ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वे सच में दबे रहते हैं? हाँ। और सोचने वाली बात यह है कि अगर हमारे अतीत के साये बर्फ के पुतले का रूप नहीं लेते तो वो हमारी जिंदगी में किस रूप में वापस आते हैं? शायद किसी अनजाने डर के रूप में, किसी बेवजह की चिंता या किसी ऐसे पैटर्न के रूप में जिसे हम तोड़ नहीं पाते।
वो स्नोमैन शायद हम सब के अंदर किसी न किसी रूप में मौजूद है। बस हमें उसे पहचानना होता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली कहानी में। कहानियाँ। If you seek the darkness, subscribe and ring the bell for more chilling tales.